Good morning, students. Today we discuss about the lesson number 5th, Origin and Evolution of Life. Such a lesson asked on the board basis. Only compulsion marks is 3 and optional marks is 5. यानी बोर्ड की पेपर में अगर इस लेसन पर कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो सिर्फ कंपलसरी क्वेश्चन में 3 मार्क्स के लिए हो सकते हैं और ऑप्शनल मार्किंग में 5 मार्क्स के लिए हो सकते हैं। फिलहाल तो रिडक्शन ऑफ सिलेबस में यानी बोर्ड में जैसे इस साल जैसे पेंडेमिक डिसीज के बेस पर हमारे इस लेसन से 80% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, ओनली 20% सिलेबस रिटेन किया गया इस लेसन से, लेकिन हम पूरा लेसन पढ़ेंगे। ओके, सो जिसमें से ये लेसन जो है वो स्किल बेस पर नहीं है या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि नॉट अ डायग्रामेटिक स्केच, नॉट सो हैज एन मेमोराइज्ड बेस, कि ये इस तरीके से बहुत मेमोराइज्ड बेस पर नहीं है या डायग्रामेटिक्स बेस पर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से थ्योरेटिकल बेस पर लेसन है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि पूरा लेसन इंफॉर्मेटिव है या इंफॉर्मेशन बेस है, जिसमें हमें सिर्फ पढ़ते जाना है और उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन जो ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैसे हुई, यानी लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई और एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में किस तरीके से डे बाय डे, टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड, ईयर्स बाय ईयर्स ओरिजिनेट नई नई स्पीसीज में होती गई, इस बारे में इसमें से हमें सिर्फ नॉलेज मिलना है या इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस इंफॉर्मेशन ही हमें मिलनी है। तो जिसमें से अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें से बहुत से ऐसी इंफॉर्मेशंस है या ऐसी नॉलेजेस है, ऐसी इश्यूज है जिसमें से किसी तरीके से कोई भी एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो हम इसे जस्ट हमारे लिए एक तरह का इंफॉर्मेशन कि कैसे अर्थ निर्माण हुई होगी और कैसे अर्थ पर लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। So maybe recently there may be just known that the better clues about the origination and evolution of life. But in ancient time period there is a great question, how originate life and the earth, कि हमारे इस अर्थ जिसे हम कहते हैं, इस एक छोटे से सेलेस्टियल बॉडी को या सोलर सिस्टम में जो हमारा अर्थ करके एक सेलेस्टियल बॉडी है, एक ग्रह है जो हमारे इस यूनिवर्स में घूमता है, जिस पर आज हम हैं और हमारे साथ लिविंग वर्ल्ड है, तो ये कैसे निर्माण हुआ, ये उस समय में बहुत साल पहले बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था। जिस समय अच्छे खासे ग्रेट साइंटिस्ट भी थे, फिलोसोफर्स भी थे। फिलोसोफर्स मतलब ऐसे पर्सन जो बहुत ब्रिलियंट हुआ करते थे, लेकिन जिनके लिए कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं थी, वो बस अपने विचारधारा की बेस पर, अपनी मेंटालिटी की बेस पर कुछ नए नए पोस्टुलेट्स या कुछ रहस्य ढूंढ के अपनी ही थिंकिंग के बेस पर, अपनी सुपर इंटेलिजेंस पावर की बेस पर नई नई रहस्य ढूंढा करते थे और नए नए रहस्य को फिर जोड़ा करते थे और फिर बताया करते थे कि कोई चीज कैसे दुनिया में आई है या किस तरीके से किसका जन्म हुआ होगा या किस तरीके से कौन चीज अपने आप में बनी होगी। तो इसी तरीके से कुछ फिलोसोफर्स थे, कुछ साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने बहुत ट्राई किया कि कैसे किस तरीके से लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी या अर्थ ओरिजिनेट हुई होगी। तो ओनली एंड ओनली साइंटिफिक मैनर, देयर इज नथिंग हाउ टू गेन अ रियल ट्रूथ अबाउट द ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ एंड द अर्थ। तो साइंटिफिक बेस पर बहुत सोचा गया, बहुत ढूंढा गया, बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए, पर कोई रियल ट्रूथ नहीं हासिल हुई। अगर कुछ रियल ट्रूथ हासिल हुई है तो जो कुछ ऐसी छोटी छोटी कथाएं, कहानियां बोल सकते हैं, उनसे कुछ ऐसी पोस्टुलेट्स या कुछ ऐसी थेरीज बना दी गई जो बहुत पुरानी थेरीज मानी जाती, ओल्डेस्ट थेरीज मानी जाती। उन ओल्डेस्ट थेरीज में से धीरे धीरे इनका सच, इनका यानी हाउ टू ओरिजिनेट लाइफ एंड अर्थ, इसका सच सामने आया। तो बहुत ही यहाँ पर शॉर्टली कुछ थेरीज को बताने की कोशिश किया गया है। सम थेरीज विच कैन बी टेल द ट्रूथ ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ एंड अर्थ। सो देयर मे बी थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो बहुत से ऐसे एंशिएंट टाइम में ओल्डेस्ट थ्योरी मानी जाती है, तो उस ओल्डेस्ट टाइम पीरियड में बहुत से साइंटिस्ट या बहुत से फिलोसोफर्स या फिर उस समय की जनता का जो भी एक ओपिनियन था, वो ओपिनियन ऐसा था कि शायद एक सुपर पावर है, एक सुपर नेचुरल पावर है
जिसने अचानक से एक स्पेशल क्रिएटिविटी की है। हमारे जो लिविंग बीइंग्स है एक तरीके से एक स्पेशल क्रिएशन है। तो ये एक तरीके से ओल्डेस्ट बिलीफ माना जाता था विदाउट एनी प्रूफ ऑफ ऑन अ साइंटिफिक मैनर, यानी इसे कोई साइंटिफिक मैनर का प्रूफ नहीं था, बस लोगों ने अपनी श्रद्धा बना लिए थे कि अचानक से एक चमत्कारिक शक्ति आई और उस चमत्कारिक शक्ति ने अचानक से ये हमारा एक लिविंग वर्ल्ड बना दिया। दूसरी कॉस्मोजोइक थ्योरी और थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। अब कॉस्मोजोआ और पैंसपर्मिया का मतलब क्या है? कॉस्मोजोआ का मतलब है कि जैसे हम एलियन बोलते हैं कि दूसरे ग्रहों से कुछ ऐसी छोटी सी जीव हमारे ग्रह पर आई जिसे एलियन बोलेंगे, और उसने यहाँ आने के बाद अपने आप से शायद नए नए जीवों को बनाया होगा और फिर उनसे एक लिविंग वर्ल्ड बन गई। उसी को पैंसपर्मिया कहा है। स्पर्म का मतलब ऐसी एक अद्भुत लिविंग थिंग या अद्भुत शक्ति जिसने अपने आप में नए नए जीवों को निर्माण किया है। तो यह अद्भुत शक्ति किसी दूसरे ग्रह से हमारे ग्रह पर आई और हमारे ग्रह पर जीवन निर्माण किया है। दूसरा है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी का ऐसा आंसर है कि यहाँ किसी को कोई आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा सोचो कि स्पॉन्टेनियसली अचानक से कोई एक सेल जन्म ली और सेल ने धीरे धीरे टिश्यू ऑर्गन और पूरी इतनी बड़ी मिलियन बिलियन बॉडी बनाई है या लिविंग वर्ल्ड बनाया है। सो इसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहा गया। लास्ट वन थ्योरी ऑफ द बायोजेनेसिस, ये कई हद तक ट्रू मानी जाती है। तो बायोजेनेसिस यानी ऐसा कहा जाता है इस थ्योरी के अंतर्गत कि यस, यहाँ पर इस अर्थ पर हमारी एक लिविंग बीइंग एक सजीव सृष्टि अगर निर्माण हुई है तो किसी न किसी एक छोटे से लिविंग बीइंग जो पहले दुनिया में था, तो कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन ही एक बेसिक ऐसा है जिसकी वजह से रिप्रोड्यूस होते गए और हमारी लिविंग वर्ल्ड बनती गई। So maybe there is called as new individual may be rise from the pre-existing individual, यानी दुनिया में पहले कोई प्री सेल या प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल था जिसने रिप्रोड्यूस किया और बहुत सारों को आगे आगे जन्म देते हुए इस तरीके से एक लिविंग वर्ल्ड को जन्म दिया है या निर्माण किया है। पर बायोजेनेसिस जो है ये थ्योरी हमें कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बताती है, लेकिन पहला जीव कैसे निर्माण हुआ, पहली सेल कैसे निर्माण हुई, पहली लाइफ इस अर्थ पर कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं देता। लेटर वन। फिर कुछ सालों बाद अचानक से एक नया ट्रुथ सामने आया जिसे कहा गया है केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, या जिसे सेल्फ असेंबली थ्योरी कहा जाता है, जो ऑपेरिन और हेल्डन नाम के दो साइंटिस्ट ने हमारे सामने रखा और इससे हमें बहुत बड़ी सच्चाई ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ के बारे में सामने आई, या अर्थ कैसे बनी इसके बारे में भी प्रूफ देता है। सो पहली इसमें पोस्टुलेट्स है ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। ओके, तो माना जाता है कि हमारे यहाँ पहले से कोई अर्थ या सेलेस्टियल बॉडीज या सोलर सिस्टम्स या फिर गैलेक्सीज वगैरह नहीं हुआ करती थी, बस एक खाली जगह थी, स्पेस जिसे यूनिवर्स कहते हैं हम, और इस यूनिवर्स में बहुत सारे बड़े बड़े सन हुआ करते थे। आज हम हमारे अर्थ से जिस सन को देखते हैं उस सन से भी काफी बड़े सन हुआ करते थे। नहीं, आज भी कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि हमारी नजर नहीं पहुंच पाती, हमारी साइंस की नजर नहीं पहुंच पाती, इतने दूरी तक इतनी यूनिवर्स में ऐसे कई सारे सन है और काफी बड़े आकार के हैं। तो ऐसे ही दो सन या ऐसे ही कुछ सन अचानक से एक दूसरे से इस खाली जगह में शायद घूमते हुए अचानक से एक दूसरे से टकरा गए। टकराने से एक बिग बैंग हुआ, बड़ा सा धमाका हुआ। उस धमाके में दोनों सन के कुछ पार्ट्स टूट गए। अब सन इतना पता है हमें कि सन एक जलता हुआ आग का गोला है, तो जब वो एक दूसरे से टकराए तो उनसे जो छोटे छोटे टुकड़े निकले वो भी जलते हुए टुकड़े ही होंगे। फिर वो इस तरीके से सन से दूर हुए तो कुछ देर बाद धीरे धीरे टाइम पीरियड के हिसाब से वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो खुद ब खुद ठंडे हो गए और आज हमारे लिए वो एक सोलर सिस्टम में ढल चुका है। वही टुकड़े उस सन के आजू बाजू में मंडरा रहे हैं, आजू बाजू में टूट के घूम रहे हैं, पर आज वो जल नहीं रहे, आज वो शांत हो चुके हैं, बुझ चुके हैं। तो उसमें से ही एक टुकड़ा हमारा अर्थ है। जैसे कि हम मान लेते कि कोई एक चूल्हा जलता है और जलते चूल्हे में बहुत सारी लकड़ियां एक साथ होती है तो सारी लकड़ियां जलती है, लेकिन उस चूल्हे से अचानक से एक लकड़ी निकाल के बाजू में रख दो तो वो लकड़ी कुछ देर बाद धीरे धीरे बुझना शुरू हो जाती। तो यही शायद
इसी बिग धमाके की वजह से जो सन से जो टुकड़े टूटे हुए बाजू बाजू में बिखरे थे, वही आजू बाजू के टुकड़े धीरे धीरे कुछ देर बाद शांत हुए, ठंडे हुए, और उसी से शायद मे बी यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, प्लूटो, इस तरीके से हमारे जो मार्स वगैरह जो ऐसे छोटे छोटे ग्रह है जो सोलर सिस्टम में आज भी इंक्लूडेड है सन के साथ, सन के आजू बाजू, तो ये बने हैं। तो उसमें से ही हमारा एक अर्थ है। तो अर्थ कैसे बना? तो इसी में से एक टुकड़ा अचानक से धीरे धीरे शांत हुआ और उसे अर्थ कहा गया। लेकिन जब ये टुकड़ा बाजू हुआ तो जल रहा था, जलते हुए कई सारे फ्यूम्स, धुआं निकाल रहा था। तो उसी धुएं की वजह से उस अर्थ के ऊपर बादल बन गए, एक स्पेसिफिक टाइप का प्रिमिटिव एटमॉस्फियर बन गया, जो आज हमारे अर्थ के ऊपर में और आजू बाजू में खास तरह का एटमॉस्फियर कहते हैं, वातावरण। तो ऐसे वातावरण उस समय में इनिशियल यानी प्रिमिटिव वातावरण बन गया उस धुएं से। उस धुएं में कई सारी ऐसी गैसेस थी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में भी कुछ ऐसे इलेमेंट्स भी उस जलते हुए आग की गोले से, उस आग के साथ छोटी सी चिंगारी बनके उड़ रहे थे, तो जिन्हें हीलियम कहा जाएगा। में भी नाइट्रोजन उसमें से निकला। सो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर, ऐसे कुछ फ्यू एलिमेंट्स, फ्यू गैसेस उसमें से निकली और ऊपर वाली अर्थ की ऊपर की सतह में, ऊपर वाले हिस्से में अचानक से एक बादल की तरह, एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की तरह जमना शुरू हो गए। फिर लेटर ऑन में भी सेकंड पोस्टुलेट है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड मीथेन। ओके, जब धीरे धीरे पूरी तरीके से अर्थ शांत हो गई, फिर भी वो बुझ तो गई लेकिन कूल्ड नहीं हुई थी, ठंडी नहीं हुई थी, अभी भी गर्म थी। तो मे भी जब पूरी तरीके से वो बुझ गई पर ठंडी नहीं थी, तो उस समय में बुझने की वजह से पूरी जो धुआं थी, जो उसकी फ्यूम्स थी, उसके साथ ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन इस तरीके से उससे निकले, हीलियम, और इस तरीके से निकलने के बाद ऊपर गए, ऊपर जमने लगे। जमने के बाद अचानक से ऊपर का जो बादल था वो धीरे धीरे एक दूसरे में, इन एलिमेंट्स के साथ, वो एटमॉस्फेयर जो था, ये एलिमेंट्स एक दूसरे से अचानक से कोलाइड होते गए, हिलते डुलते गए, टकराते गए, और टकराने की वजह से एक दूसरे में वो कंबाइंड होते गए। तो में भी अचानक से हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन की एक, इस तरीके से H2O यानी वाटर बना। कार्बन की एक, हाइड्रोजन की 4 ऐसी कंबाइन हुई और CH4 बना। देन अमोनिया, इस तरीके से नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन की 3 मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से अमोनिया बना। और फिर अचानक से वो बादल, वो धुआं धीरे धीरे कूल होने लगा, ठंडा होने लगा, जिसे हम वेपराइजेशन बोलते हैं या जिसे हम कंडेंसेशन बोल सकते हैं, कि उसके वेपर्स धीरे धीरे कंडेंस होती गई, ठंडी होती गई, और वही वेपर्स फिर पानी यानी बारिश बन के, बारिश की पहले थोड़ी थोड़ी ड्रॉपलेट्स, बूंदे बूंदे बन के अर्थ पर आने लगी, फिर वो रेन बन के अर्थ पर आके गिरने लगी। इस तरीके से इस वाटर में अमोनिया NH3 घुल गया, मीथेन CH4 घुल गया, और उस पानी के साथ पूरी तरीके से अर्थ पर आने लगा। अर्थ एक तरीके से एट रैंडम स्ट्रक्चर था, ओबड़ धोबड़ पत्थरों के साथ, वैलीज के साथ, गड्ढों के साथ, बाउल्स के साथ था, जो टूटा फूटा सा हिस्सा था। तो ये पानी धीरे धीरे इतना बरसा कहा जाता है कि हेवी रेन उस समय में हुआ होगा, और उस हेवी रेन की वजह से जहां जहां बहुत ज्यादा डीप गड्ढे हुआ करते थे या डीप बाउल्स हुआ करते थे, उसमें ओशंस बन गई। कहीं पर बस ऐसे ही रिजेस हुआ करते थे, वहां रिवर्स बन गई। कहीं पर छोटे छोटे वैलीज हुआ करती थी, वहां पर लेक्स बन गए। तो इस तरीके से अपने आप में, अगर जो ऊंचे वाले पत्थर थे उनके ऊपर से पानी गुजरता हुआ स्ट्रीम में बहने लगा, तो इस तरीके से अपने आप में हाइटेड पार्ट से लेके पानी बहता हुआ लोअर पार्ट की तरफ जाने लगा, और फाइनली जाके सारी नदियां, स्ट्रीम्स और सारे जो बहते हुए पानी के सोर्सेस थे, वो फाइनली ओशन में जाके ऐड होने लगी। ओशन सबसे डीप वाला रीजन बाउल हुआ करता है या करता था। तो इस तरीके से में भी पानी की उत्पत्ति हुई। पानी के साथ साथ उसमें अमोनिया और मीथेन ऐड हो गए, डिजॉल्व हो गए। मतलब कहा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम जो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या केमिकल्स फॉर्म हुई, वो केमिकल्स इस तरीके से ही इसी आयोनिक कॉम्बिनेशंस की वजह से बनी,
और पानी के साथ ही फर्स्ट टाइम पानी में ही घुल मिल गई। यानी जो फर्स्ट टाइम इस अर्थ के ऊपर पानी आया और पानी के साथ जो केमिकल्स आई वो केमिकल्स पानी में ही रही मे बी। देन पानी के अंदर क्या हुआ, पानी में इस तरीके से अमोनिया था, मीथेन था, शायद वो अपने आप में कभी कभी एक दूसरे से टूट के फिर से कार्बन अलग हो जाया करता था, हाइड्रोजन अलग होता था, ऑक्सीजन अलग होता था, नाइट्रोजन अलग होता था। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसे हॉट डाइल्यूट सूप या प्रिमिटिव ब्रॉथ कहा गया। यानी जैसे मैंने कहा था कि अर्थ पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई थी, वो बूझ चुकी थी, उससे आग की लपटें नहीं निकल रही थी, लेकिन आज भी वो गर्म थी। तो जिस समय में वो गर्म थी और जैसे उसमें पानी बरसा, तो जिस समय फर्स्ट टाइम पानी बरसा तो वो फर्स्ट टाइम पानी उस गर्म अर्थ पर जाके पड़ा तो एक गर्म सूप बन गया, एक हॉट डाइल्यूट सूप। यानी जिसमें अर्थ के अंदर जो पत्थर थे उन पत्थर में भी कुछ ऐसी एलिमेंट्स छुपी हुई थी, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। तो ऐसी एलिमेंट्स जैसे ही ये पानी जाके H2O जाके उस गर्म अर्थ पर गिरा तो जिसकी वजह से उसमें एक गर्म पानी बन गया, बॉईल करता हुआ पानी बन गया, जिसे वो एक तरीके से हॉट डाइल्यूट सूप कहा जाता है। पहला पानी जब बरसा और उसे प्रिमिटिव ब्रॉथ कहा जाता है। तो इसी हॉट डाइल्यूट सूप में ऊपर से अमोनिया भी आया, मीथेन भी आया और नीचे से इन पत्थरों से धीरे धीरे घुलती हुई में भी हीलियम, में भी कोबाल्ट, निकेल, आयरन, इस तरीके से बहुत सी ग्रेडियंट भी उसमें धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगी। इस तरीके से वो एक घोल बन गया, एक आयंस का घोल बन गया और एक तरीके से एक केमिकल बन गया जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते थे, जिसे हॉट डाइल्यूट सूप और प्रिमिटिव ब्रॉथ कहा गया। देन इसी ब्रॉथ में सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी धीरे धीरे एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स टूट के एक दूसरे में इवॉल्व होके इस तरीके से अमीनो एसिड बना, फैटी एसिड बना, प्यूरिन्स बने, पिरिमिडिन जिसे एडेनाइन कह सकते हैं, जिसमें ग्वानिन का बोल सकते हैं, ग्लूकोज बोल सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स बोल सकते हैं। सो इस तरीके से सिंपल सब्सटेंसेस बन के रेडी हुए। मे बी थायमिन, यूरासिल, साइटोसिन, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स के जो नाइट्रोजनस बेसेस थे, सिंपली खाली वो बेसेस बने यहाँ पर। और फिर इनसे आगे चल के फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बना, फैटी एसिड जुड़ के लिपिड्स बना, ग्लूकोज जुड़ के कार्बोहाइड्रेट्स एज पॉलीसैकेराइड्स बना। सो इस तरीके से नाइट्रोजनस बेसेस जुड़ के एटीसीजी पेयरिंग बनी। ये पेयरिंग खाली पेयर्ड स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंडेड में, पेयर्ड स्ट्रैंड में या सिंगल स्ट्रैंडेड में पाई जाती थी। बाद में इन सभी चीजों से धीरे से नाइट्रोजनस बेसिस की सिंगल स्ट्रैंडेड अपने आप में सिंगल स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस लिंक में रही तो न्यूक्लिक एसिड एज फर्स्ट आरएनए बने। ये आरएनए ने अपने आप में खुद को ही फिर से अपनी ही कॉपी की बेस पर दूसरे नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ के दूसरी स्ट्रैंड बनाई। अचानक से ये दोनों स्ट्रैंड जुड़ने लगे और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना। इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड्स बने। यही जो यहाँ प्रोटीन बने थे, यही प्रोटीन हिस्टीन, हिस्टामाइन, हिस्टोन्स इस तरीके से बनके इन आरएनए और डीएनए को जोड़ने के लिए, बनाने के लिए, लॉन्ग चेन में बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए। सो इस तरीके से अब न्यूक्लिक एसिड्स आई। यानी सिर्फ हम इसमें स्टेप बाय स्टेप केमिकल्स किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, केमिकल कैसे अपने नेचर बदल रहा है, कैसे अपने आप को नए नए सब्सटेंस में ढाल रहा है, यही देखते चले जा रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबॉन्ट एंड प्रीसेल, जिस समय में अचानक से यहाँ पर आरएनए और डीएनए बन गए तो यही आरएनए और डीएनए एक तरीके से कंट्रोलिंग ऑफ द सब्सटेंसेस करने लगे और इसी डीएनए और आरएनए के आजू बाजू जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हुआ करते थे वो अपने आप में उसके आजू बाजू धीरे धीरे आके एक जगह जमा होने लगे और फिर प्रोटीन अपने आप में उन सारी चीजों को लेके एक बाउंड्री बनाता चला गया, जिसे मे बी प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन नाम दिया है या प्रीसेल मेम्ब्रेन नाम दिया है। तो इस तरीके से फर्स्ट टाइम प्रोटोबायंट या प्रीसेल बनी। यही प्रीसेल प्रोटोबायंट को एसरवेट्स, प्रोटीनॉइड्स और माइक्रोस्फियर्स कहलाने लगी। यानी अचानक से जो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए थे, इनके आजू बाजू खुद ब खुद अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड निगेटिव चार्ज में
हुआ करता है। और प्रोटीन, फैट्स, विटामिन पॉजिटिव चार्ज में, तो हम जानते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, जिस अट्रैक्शन की वजह से कोएसरवेशन हुआ। कोएसरवेशन का मतलब, एसरवेशन का मतलब एक जगह आके अट्रैक्ट होके एग्रीगेट हो जाना, जमा हो जाना। तो मे भी इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड्स की आजू बाजू प्रोटीन, फैट्स, विटामिन या जो भी मिनरल्स या आयंस थे, वाटर था, वो आके साइटोप्लाज्म की तरह उसके गुलाई में, उसके आजू बाजू जमने लगा, न्यूक्लिक एसिड के आरएनए और सिंपली डीएनए के आजू बाजू में एक अट्रैक्शन की बेस पर। और उस समय उस चीज को, उस एक एग्रीगेशन ऑफ स्ट्रक्चर को अपने आप में कोएसरवेट्स नाम दिया गया, या जिसे प्रोटीन बहुत बड़ी मात्रा में बन के उसके आजू बाजू जमा हो चुका था, इस वजह से उसे प्रोटीनॉइड्स नाम दिया गया, या उसे वही एक गोल गोल आकार का एक छोटा सा माइक्रो स्ट्रक्चर बन गया, इस वजह से माइक्रोस्फियर्स नाम दिया गया। यही धीरे से जो कोएसरवेट्स या प्रोटोनियॉइड्स या फिर माइक्रोस्फियर्स कहा गया, उसको एक परफेक्ट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जैसी, सेल मेम्ब्रेन जैसी प्रोटीन की एक बाउंड्री बन गई, तो उस समय उसे एक फर्स्ट सेल नाम दिया गया। यानी हमारी अर्थ पर उस समय ये पहली सेल इस तरीके से जन्म ली है। तो मे बी ये एक तरह का पोस्टुलेशन था, लेकिन इसी बेस पर क्या ये सच था, ये प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट, यूरे और मिलर्स, इन दोनों ने एक खास तरह का इसी आइडियल बेस पर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, जो हमारी बुक में, सिलेबस में दिया है, आप उससे पढ़ सकते हो। उसी में यही इवेंट्स, इसी तरीके से उसने बिग बैंग स्पार्किंग की, स्पार्किंग से वही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इस तरीके से छोड़े गए, और फिर धीरे धीरे पानी बना, पानी से धीरे धीरे एक जगह आके जमा होने लगा, जमा होने के बाद वही एक तरीके से हॉट वेसल में जमा किया गया, तो वो गर्म हुआ, वेपराइज हुआ, भापे बनी, भाप से फिर से हेवी रेन हुई, और इस तरीके से धीरे धीरे उनमें कुछ एलिमेंट्स, केमिकल्स पाई गई। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस तरीके से इस अर्थ पर हमारे इस अचानक से बने हुए सेलेस्टियल बॉडी, जिसे अर्थ नाम देते, उस पर अचानक से अक्वायस मीडियम में पानी ही पानी के अंदर, पानी में पहली सेल जन्म लेती है। तो ये इस यूरे और मिलर्स एक्सपेरिमेंट ने प्रूव करके दिखाया है। देख, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले, यहाँ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले नाइट्रोजनस बेसिस एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन बनी, तो जिसे प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स सिर्फ सिंपल सब्सटेंसेस करके नाम दिया जाता था। यही अचानक से अपने आप में एक स्ट्रैंड पर अरेंज होने लगी, सिंगल स्ट्रैंड पर, तो जिसे आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि सबसे पहले वर्ल्ड, आरएनए वर्ल्ड निर्माण हुआ, यानी आरएनए की दुनिया आई, आरएनए बने, ऐसे कई सारे आरएनए बनते चले गए। इन आरएनए में अपने आप में एक नई एबिलिटी पाई गई कि अपने आप से और दूसरे आरएनए को मल्टीप्लाई कर सकते थे, रेप्लिकेट, अपनी खुद की कॉपी बना सकते थे कॉम्प्लीमेंट्री बेस की तह पर, और एक दूसरे से वो फिर से सिंगल स्ट्रैंड में अलग होते थे। पर अचानक से यही आरएनए की ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज एक दूसरे से अलग नहीं हुई और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में बन गई, जिसमें यूरासिल थायमिन में बदल गया और आरएनए से जन्म लिया डीएनए। और जिस समय में डीएनए ने जन्म लिया, उस डीएनए का अभी भी अस्तित्व है, उस डीएनए ने इस पूरी कायनात को जन्म दिया, ऐसे कहा जाता है। तो मे बी उसी बेस पर आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, इसी पोस्टुलेशंस को कहा जाता है, इसी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट किया गया है। देन अब केमिकल इवोल्यूशन हुआ और पहली सेल जन्म ली। अब पहली सेल में कई सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, जिसे हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स कहा है, या न्यूक्लिक एसिड्स का है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटैश, जिंक ऐसे हुआ करते हैं। तो मे बी इन्हीं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में फिर से बदलाव आया, और उसमें कहा जाता है कि एक से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज, ऐसी नई नई चीजों को, नए नए सब्सटेंसेस को जन्म देते गए, और नई नई सेल ऑर्गन्स, यानी जिसे हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर फर्स्ट सेल बनी वो एक छोटी सी शायद वायरस की तरह अपीयर हुई, छोटी सी प्रिमिटिव बैक्टीरिया की तरह अपीयर हुई। अब वायरस में तो कुछ सेल ऑर्गेनल्स नहीं थे, सिर्फ प्रोटीन और डीएनए हुआ करता था, लेकिन
अगर एक प्रिमिटिव बैक्टीरिया है तो प्रिमिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ लटका हुआ सा क्रोमोसोम और साइटोप्लाज्म हुआ करता है। पर अगर यूकैरियोटिक सेल जन्म ली है तो प्रोकैरियोटिक में सिर्फ उसका न्यूक्लियोइड सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम के साथ साइटोप्लाज्म और बस 2-3 सेल ऑर्गेनल जैसे कि मे बी फूड वैक्यूल्स या फिर जस्ट एन एम्प्टी वैक्यूल्स इस तरीके से पाए जाते थे। लेकिन यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, मे बी लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ और स्मूथ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या न्यूक्लियस तो पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, डीएनएस तो डीएनएस एक नहीं कई नंबर से, आरएनएस कई प्रकार के। तो ये कैसे आया? तो ये आने के लिए एक तरीके से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ ऐसा कहा जाता है। और इस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन अपने आप में पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में मच मोर कॉन्सेंट्रेशन में, मच मोर क्वांटिटी में बनते चले गए और नए नए जीव को निर्माण करते चले गए। तो मे बी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन करेंगे तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। सो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज इट इज एन अ स्लो ग्रेजुअल, स्लो का मतलब बहुत ही धीरे धीरे, बस 1 साल में 2 साल में नहीं, कई बिलियन मिलियन ईयर्स में कई चेंजेस हुए। अचानक से शार्पली चेंजेस नहीं हुए, ग्रेजुअल, लेकिन ये चेंजेस आगे आगे बढ़ते गए, फिर से रिटर्न ऑफ वापस नहीं आए। यानी एक चेंजेस से दूसरा ही चेंज हुआ, दूसरे से तीसरा चेंज, लेकिन तीसरे चेंज से फिर से पहली स्टेज पर नहीं आया। ग्रेजुअल था, चढ़ता हुआ इवोल्यूशन था, बदलते हुए चेंजेस थे, कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यू चल रहा था, रुका नहीं। इरिवर्सिबल चेंजेस थ्रू विच द प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स फॉर्म, आज के जो हम मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो उस समय के हम कौन हुआ करते थे, ऑफ द लाइफ डेवलप और इवॉल्व फ्रॉम देयर सिंपल प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म्स। उस समय के हम जस्ट सिंपल प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म्स ऑफ लाइफ हुआ करती थी। सो उस समय से बैक्टीरिया, सेल या अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम, फिर धीरे से छोटे छोटे प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्ट, मोनेरन्स, मे बी प्रोटिस्ट लाइक प्लांट, प्रोटिस्ट लाइक एनिमल्स, इस तरीके से निर्माण हुए। फिर इनसे काफी तेजी से अचानक से इवोल्यूशन हुआ, जिसे में भी नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यानी इन सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे यही अपने आप को बहुत ही सुपेरियर तरीके से बदलती गई और उनसे धीरे धीरे नए नए जीव निर्माण होते चले गए। तो उसे कहा गया है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के जो पोस्टुलेट्स ट्रूथ जो थे वो चार्ल्स डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट ने रखा है। तो इस चार्ल्स डार्विन में जब एक नई उत्पत्ति हुई, नया जीव निर्माण हुआ, नए जीव से एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज से तीसरी, जैसे हम देख चुके हैं 11th में, जिसमें मे बी किंगडम एनिमिलिया में कि पहले नॉन कॉर्डेट्स आए, बाद में कॉर्डेट्स आए। तो नॉन कॉर्डेट्स में भी पहले कौन आया? पहले पोरीफेरा आया, फिर सिलेंट्रेटा आया, फिर एस्केलमिन्स, प्लाटीहेल्मिन्स। तो इस तरीके से जैसे वो इवॉल्व हुए वन लेटर ऑन, मतलब एस्केलमिन से फिर धीरे से प्लाटीहेल्मिन से धीरे से फिर एस्केलमिन्स जन्म लिया, एस्केलमिन से एनालिड्स जन्म लिए, एनालिड्स से फिर धीरे धीरे बदलते हुए आर्थ्रोपोडस जन्म लिए, फिर मोलुस्कन्स। सो इस तरीके से कतार में कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली एक एक नई स्पीसीज जन्म लेती गई। अब एक एक नई स्पीसीज जन्म लेती गई तो नेचर भी किस तरीके से उन्हें इस अर्थ पर एग्जिस्ट करने के लिए, जीवित रहने के लिए किस तरीके से उसे सिलेक्ट किया, किस तरीके से उसे वो एक तरीके से सुपर नेचुरल पावर देता गया, एग्जिस्टेंस की में भी एबिलिटी उसे प्रदान करता गया। तो इसी बेस पर डार्विन ने कुछ ऐसी पोस्टुलेट्स हमें बताई है। सो जिसे डार्विन से ये पोस्टुलेट ढूंढे गए, इस वजह से उसे डार्विनिज्म कहा गया है। और इसी डार्विनिज्म में हमें इन 5 पोस्टुलेट्स को पढ़ना है, जिसे में भी कहा जाता है थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। यानी नेचर ने ही खुद हमें इस अर्थ पर जीने के लिए सिलेक्ट किया है। तो हमें इस अर्थ पर जीने के लिए किस तरीके से सिलेक्ट करते हुए कौन कौन सी एबिलिटीज, किस किस कंडीशन से हम गुजरे और किस किस कंडीशन को
स्ट्रगलाइज करते हुए, पास करते हुए आज भी हम जीवित है। आज जो स्पीसीज इस अर्थ पर रिसेंटली है वही एग्जिस्ट है, वही फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल है। जो एंशियंट हो चुकी है, जो मर चुकी है, पूरी तरीके से इस अर्थ से, इस लिविंग वर्ल्ड से लुप्त हो चुकी है, वो शायद मे बी नथिंग सिलेक्टेड बाय द नेचर, और दे आर शोन एज टू बी जस्ट एन नथिंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि वो फिटेस्ट नहीं थी, वो कमजोर थी। जो फिटेस्ट है, जो सुपर पावर्ड है, ओवर पावर्ड है, बस वही टिकी रहेगी। तो इसे बताने के लिए उसने कुछ पोस्टुलेट्स इस तरीके से हमें दिए हैं। पहला कहा गया ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन में कहा जाता है कि मे बी कंसिडरेशन, हमारे दुनिया की बहुत सी ऐसी जीव जंतु है, जीव है, जो एक बार में जब रिप्रोड्यूस करती है तो कई सारी कंटेंट में एक ही शरीर से कई सारे नंबर से मल्टीप्लाइड इंडिविजुअल्स जन्म देती है। जैसे कि यहाँ दिया एक एग्जांपल, सैल्मन फिश। ये जो सैल्मन नाम का फिश है, जो पहले मराइन एनवायरनमेंट में पाया जाता है और फिर फ्रेश वाटर में निकल जाता है। फ्रेश वाटर में जब निकल जाता है तो वहां जाके वो अपने अंडे देता है। तो कहा जाता है कि वो एक समय में, जिस सीजन में वो अंडे देता है, उस समय वो 28 लाख एग्स देता है। सो कुछ ही दिनों में वो 28 लाख यानी 28 लाख अंडे देता है। उस 28 लाख में से कुछ अंडे उसके एनिमीज खा लेते हैं, कुछ अंडे स्टराइल होते हैं, उनमें से बच्चे ही नहीं निकल पाते, कमजोर होते हैं, और कुछ अंडों से बच्चे निकल आते हैं, लेकिन बच्चे अचानक से उस फ्रेश वाटर से मराइन वाटर तक ट्रेवल करते हुए आते हैं, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म उन्हें खा लेते हैं, या वो खुद ब खुद किसी चीज से टकरा के या एनवायरमेंट की कंडीशन से मर जाते हैं। यानी फाइनली इतना ओवर प्रोडक्शन क्यों, तो फाइनली कुछ ना कुछ बच्चे जीवित रहे। दूसरा दिया है एलिफेंट। एलिफेंट अपनी लाइफ स्पैन, उसका लाइफ स्पैन, जीवित समय 750 साल माना जाता है। उस 750 साल में वो 19 लाख, या जिसे हम कहते हैं कि 1,90,000 करोड़ बच्चों को जन्म देता है। पॉसिबल नहीं है। तो एक एलिफेंट अपने, कहा जाता है 100 साल में एक बच्चे को जन्म देता है, फिर यही अगले 100 साल में ये बच्चे बड़े होके फिर से और 2, इस तरीके से रेशियो बढ़ता 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 हुआ, जो पहले इंडिविजुअल मदर से जितने बच्चे निकल पाते उसकी तुलना में और उनके बच्चों से जितने बच्चे निकल पाते, तो एक कंक्लूडिव रेशियो रखा गया है कि 750 सालों में 1,90,00,000 बच्चे एलिफेंट के जन्म लेते, लेकिन सारे के जीवित रहते नहीं। उनमें से कुछ टाइगर्स खा जाते, उनमें से कुछ कमजोर होके मर जाते, कुछ तो में भी जन्म लेते ही मर जाते, कुछ डिसीज्ड हो जाते, कुछ तो खान पान की कमी की वजह से, पानी की कमी की वजह से दम तोड़ देते हैं। फिर भी फाइनली कुछ ना कुछ कंटेंट में उसे जीना होता है। तो कुछ ना कुछ कंटेंट में वो क्यों जीवित रहे, तो दूसरी पॉइंट बताती है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिसमें कहा जाता है कि इन्हें जीने के लिए स्ट्रगल करना होता है। इन्हें जीने के लिए अपने आप में एक तरीके से खुद ब खुद रेजिस्ट करना होता है। इन्हें शेल्टर के लिए एक दूसरे से फाइटिंग करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। इन्हें पार्टनर्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इन्हें खान पान के लिए यानी घास फूस के लिए या शिकार के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है एक दूसरे के साथ, या जहां वो शेल्टरिंग करते रहते हैं उस जगह के लिए इन्हें एक दूसरे के साथ फाइटिंग करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। और इस स्ट्रगल में जो ओवर पावर होता है, जो दूसरों को हरा देता है, दूसरों को मार गिराता है या दूसरों को भगा देता है, वही यहाँ पर एग्जिस्टेंस के लिए जीवित रहता है। तो कहा जाता है कि जो एग्जिस्ट है, जो अभी इस समय में दूसरे के ऊपर ओवर पावर हो क्या जीवित है, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है और उसे ही नेचर ने सिलेक्ट किया है। तो इसी बेस पर डार्विनिज्म ने इसे नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कहा है। फिर ऑर्गेनिक वेरिएशन, जो एग्जिस्ट हुए, जो टिक पाए, जो ओवर पावर हुए, उनके शरीर में जिस एनवायरमेंट में वो जीवित है उस एनवायरमेंट के हिसाब से उनके शरीर में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बदलती गई और इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में वेरिएशंस हुए। इनमें जीन्स ने खुद ब खुद उनके शरीर में म्यूटेशन किया। म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप, जिसकी वजह से कुछ हार्मफुल वेरिएशंस हुए, चेंजेस हुए, तो कुछ यूजफुल वेरिएशंस हुए, यूजफुल चेंजेस हुए। यूजफुल चेंजेस की वजह से वो जीवित रहे, हार्मफुल चेंजेस हुए तो फिर से उनमें से कुछ मर गए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं कहलाए गए। नेचुरल सिलेक्शन, यस, जो जीवित रहे वो नेचुरली सिलेक्टेड हुए,
और वो आज भी हमारे आज की रिसेंट समय तक आज भी वो हमारे साथ जीवित है। देन ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, इस तरीके से नए नए एनवायरमेंट में जिन्होंने अपने आप को में भी ओवर पावर साबित किया, जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में स्ट्रगल करते हुए एग्जिस्ट रहे, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट रहे, वही नेचुरली सिलेक्ट हुए और वही आज नई स्पीसीज करके जीवित है। फिर उनसे और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए और स्ट्रगल हुआ, उनमें से फिर से यूजफुल वेरिएशंस हुए, म्यूटेशंस हुए और म्यूटेशंस की वजह से फिर से वो नए चेंजेस के साथ नई स्पीसीज में ढल गए। इस तरीके से आज अर्थ पर ऐसी कई सारी न्यू स्पीसीज में ओरिजिनेशन होता चला गया और हो ही रहा है, रुका नहीं है। इट इज एन कंटिन्यूअस चेंज। सो अब इसकी कुछ एविडेंसेस यानी प्रूफ उसने दिया है कि पहले लॉन्ग नेक्ड जिराफ वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, बस एक सिमिलर हाइट वाली या कुछ ऐसे ही एनिमल्स थे जो एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक ही जगह घास खाया करते थे। मे भी वहीं पर काऊ खा रही, वहीं पर बफेलो खा रही, वहीं पर डियर्स खा रहे हैं, वहीं पर दूसरे ऐसे ग्रास ईटर्स है वही खा रहे हैं। अब एक जगह जो घास का एरिया है, जो घास खाने वाले हैं हर्बी ओवर्स है, वो एक जगह खा रहे, एक जगह अपनी गर्दन डाल के खा रहे हैं, तो एक दूसरे को वो ओवर पावर करने के लिए एक दूसरे को टकरा रहे, एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं कि नहीं मुझे खाना ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा ईटिंग करना है, या जिसका जितना शरीर बड़ा था वो उतना खाएगा, उतना जितना स्ट्रांग रहेगा वो ओवर पावर होगा, जिसको खदेड़ देगा वो बाजू हट जाएगा, बेचारा राह देखेगा कि ये कब खा के चला जाएगा, बाद में मैं खाऊं, अगर नहीं बचा तो उसे भूखा पेट रहना पड़ेगा। तो मे भी उसी बेस पर अचानक से म्यूटेशन हुआ और उस म्यूटेशन में जिराफ नाम की एक नई स्पीसीज बनी, जिसमें जिराफ में लॉन्ग नेक पाई गई, लंबी गर्दन की वजह से उन्हीं के साथ ये खड़ा रहता है, लेकिन ऊपर की ब्रांचेस से, ऊपर की टहनी से ये पत्तों को तोड़ के खा सकता है। यानी उसी में उसके साथ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करते हुए अचानक से ये सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट हुआ, इसमें यूजफुल वेरिएशंस हुई, म्यूटेशन हुई और नई स्पीसीज करके बनी, जिसमें प्रूफ दिया है लॉन्ग नेक्ड जिराफ। दूसरी है ब्लैक पेपर्ड मॉथ। ब्रिटेन नाम का एक ऐसा प्रदेश है, कंट्री है, जिसमें व्हाइट पेपर्ड मॉथ यानी बटरफ्लाई जैसी एक वैरायटी होती है जो शाम में निकलती है, रात में निकलती है, उसे मॉथ कहा जाता है। उसकी विंग्स व्हाइट कलर की हुआ करती थी। तो पहले ब्रिटेन में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, कोई धुआं नहीं था, कोई फ्यूम्स नहीं थी, कुछ कार्बनाइजेशन नहीं था और कार्बन की पूरी तरीके से उसमें पार्टिकल्स एनवायरमेंट में नहीं था, एनवायरमेंट पोल्यूट नहीं था। तो उस समय में हरे हरे घास में ये जो व्हाइट कलर की मॉथ थी, ये अपने आप में उस रीजन में खुद को छुपा पाती थी और बर्ड से प्रीडेट होने से बच जाती थी, यानी बर्ड्स उन्हें नहीं खा पाते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन में बीच वाले दौर में बहुत बड़ी लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कारखानदारी बढ़ी, उद्योग धंधे बढ़े, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ी तादाद में धुआं छोड़ा गया, कार्बन पार्टिकल्स छूटे और यही कार्बन पार्टिकल्स एनवायरमेंट को पोल्यूट करते गए। एनवायरमेंट में जाके वो सेटल होने लगे, तो में भी ग्रास पर सेटल हुए, पत्तियों पर सेटल हुए, पेड़ पौधों पर सेटल हुए और जिधर उधर ब्लैक कलर का एनवायरमेंट फॉर्म होता चला गया। इस ब्लैक कलर के एनवायरमेंट में ये जो व्हाइट कलर्ड मॉथ जो थी वो इजीली बर्ड्स को नजर आती थी और प्रीडेट हो जाया करती थी, यानी उसमें से बहुत बड़ी तादाद इन व्हाइट पेपर्ड मॉथ को बर्ड्स ने खा लिया था, प्रीडेट कर लिया था। अब इन व्हाइट पेपर्ड मॉथ में अचानक से इस अर्बनाइजेशन की वजह से, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोक वस्ती बहुत बड़ी, अर्बनाइजेशन है ना, लोक वस्ती बहुत बड़ी, इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी और इंडस्ट्री की वजह से जो कार्बन फ्यूम्स छूटी थी, कार्बन पार्टिकल सेटल हुई थी, उसकी वजह से इनमें अचानक से एक म्यूटेशन हुआ और यही म्यूटेशन में एक यूजफुल वेरिएशन हुआ और व्हाइट विंग की जगह उनमें, उन मॉथ्स में ब्लैक कलर की विंग बनने लगी। यानी इसी व्हाइट पेपर्ड मॉथ से अब नई स्पीसीज ने जन्म लिया, जिसको कहा जाता है ब्लैक पेपर्ड मॉथ। ये अपनी ब्लैक कलर वाली विंग्स के साथ उस ब्लैक कलर के एनवायरमेंट में छुप जाया करती है और जिसकी वजह से बर्ड से ये प्रीडेट नहीं हो पाती। आज ये बहुत बड़ी तादाद में ब्रिटेन में पाई जाती है। फिर तीसरी एविडेंस दी है डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटोज, यानी बीच की टाइम पीरियड में इतनी सैनिटेशन का ध्यान नहीं था, इतनी गंदगी बढ़ चुकी थी, ड्रेनेज सिस्टम्स नहीं थी, तो
पूरी जो वेस्ट मटेरियल्स है, वेस्ट वाटर वगैरह हर घर से, हर इंडस्ट्री से सीधा एनवायरनमेंट में जाता था और बहुत बड़ी तादाद में मॉस्किटोज की कई सारी अनेक प्रजातियां बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से कई सारी डिसीजेस कॉज होना शुरू हो चुकी थी, मे बी ह्यूमन और द कॉर्डेट वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि मॉस्किटोज वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स का खून सक करता है, ब्लड सक करता है, जिसकी वजह से ऑन ऑफ रिटर्न कई सारे डिसीजेस उसे दे देता है। तो मे बी डीडीटी स्प्रे करने से ये मॉस्किटोज मरते थे, लेकिन इन्हीं मॉस्किटोज ने अचानक से एक नया म्यूटेशन किया और नए म्यूटेशन के साथ एक यूजफुल वेरिएशन किया, और इस यूजफुल वेरिएशन के साथ उन्होंने इस डीडीटी को रेजिस्ट करते हुए एक नए जीन को जन्म दिया, और ये जीन अब डीडीटी उनके ऊपर स्प्रे करने के बाद भी उस डीडीटी को डाइल्यूट कर देता है, और उस डीडीटी की स्प्रेज में भी, और उस डीडीटी की जिसमें स्प्रिंकलर्स में भी, स्प्रिंकलर एनवायरमेंट में भी वो अपने आप को जीवित रख पाता है। सो इस तरीके से ऑन ऑफ में भी ऐसा बोल सकते हैं, ऑन ऑफ द डीडीटी रेजिस्टेंसी एक नए मॉस्किटोज की स्पीसीज में जन्म लिया, जिसको इसी की बेस पर नाम दिया डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटोज। यानी डीडीटी स्प्रे करने के बाद भी ये मॉस्किटो जीवित रहने लगे। तो इस तरीके से मे बी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में डार्विनिज्म को हमने पढ़ा, और डार्विनिज्म के तहत हमने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को अंडरस्टूड किया है, और उस नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में किस तरीके से नई नई स्पीसीज ने जन्म लिया, इसके कुछ एविडेंसेस, प्रूफ भी हमने यहाँ देखे हैं। सो फर्दर पार्ट इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।